हाय फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है यूरोपियन यूनियन, जिसे शॉर्ट में ईयू कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है यूरोपियन यूनियन या ईयू। संघ मतलब जिसे ईयू कहते हैं, 27 देशों का एक अनूठा आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यह 27 देशों का एक अनूठा आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जो आधुनिक दुनिया में इस क्षेत्रीय एकीकरण मतलब जो रीजनल इंटीग्रेशन का सबसे सफल उदाहरण माना जा सकता है। इसमें 27 देश एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप इनका जो फ्लैग है उनको देख सकते हैं, ईयू को। बीच में ईयू है, ब्लू कलर का फ्लैग है जिसमें हमारे स्टार्स बने हुए हैं। अब हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन का इतिहास और उनकी विकास यात्रा, मतलब जो आज का यूरोपियन यूनियन है वो किस विकास यात्रा के दौरान चल के आज का यूरोपियन यूनियन बना है। यूरोपियन संघ का निर्माण रातों रात नहीं हुआ था। क्या यूरोपियन संघ का निर्माण रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि हमारे दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। सबसे पहले होती है हमारे ईसीएससी। इसकी स्थापना किसकी स्थापना ईसीएससी की स्थापना होती है कब? हमारे 1951 में, जिसमें हमारे 6 संस्थापक देश थे। कौन कौन? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो इन 6 सदस्यों ने हमारे ईसीएससी की स्थापना की थी। बात करें, इन्होंने मिलकर यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय बनाया, ताकि ये ईसीएससी मतलब यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। तो यूरोपियन ईसीएससी का मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन जो कम्युनिटी ये बनाई थी, ताकि हमारे युद्ध की जो मुख्य सामग्रियां उन पे संयुक्त नियंत्रण हो सके। युद्ध की जो मुख्य सामग्रियां उन पे संयुक्त नियंत्रण बनाने के लिए 6 संस्थापक देश थे। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन सब ने मिलकर यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। रोम की संधि आती है 1957 की। उसकी बात करते हैं, यूरोपियन आर्थिक समुदाय ईईसी का गठन किया गया। किसका? ईईसी का गठन किया गया कब? 1957 में। जिसने क्या सदस्य देशों के बीच एक साझा बाजार मतलब कॉमन मार्केट की नींव रखी थी। तो किसके बीच में? सदस्य देशों के बीच में एक साझा बाजार की नींव रखी थी। इसमें रोम की संधि में 1957 में। फिर आता है मॉस्ट्रिच संधि। मॉस्ट्रिच संधि की बात करें 1992 की। तो इस ऐतिहासिक संधि ने आधिकारिक रूप से क्या आधिकारिक रूप से यूरोपियन संघ मतलब ईयू की स्थापना की थी कब? 1992 में। इसके तहत साझा सुरक्षा, विदेश नीति और एकल मुद्रा का खाका तैयार किया गया। तो हमारे मॉस्ट्रिच संधि के तहत क्या हमारे एकल जो मुद्रा, विदेश नीति और साझा सुरक्षा की जो का खाका तैयार किया गया था। फिर बात करें साझा एकल मुद्रा की बात करें, मुद्रा कौन सी थी? यूरो। तो यूरो की शुरुआत की गई। तो 1999 2000 के अंदर यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया और वर्तमान में 27 में से 20 देश यूरो का उपयोग करते हैं। और इससे हम क्या कहते हैं? यूरोजोन कहते हैं। जो हमारे 20 सदस्य देश इसमें यूरो का उपयोग करते हैं, इसलिए इनके क्या कहते हैं? हमारे यूरोजोन कहा जाता है। फिर बात करें इनसे संबंधित एक शेंगेन समझौता भी हुआ था। तो 1995 में शेंगेन समझौता 1985 में लागू हुआ। 85 नहीं, 95 में लागू हुआ। जिससे कि हमारे एक वीजा क्षेत्र अस्तित्व में आया। क्या? एक वीजा क्षेत्र मुक्त क्षेत्र अस्तित्व में है, जिसमें हमारे कितने? 26 देश शामिल है। शेंगेन समझौते के 26 में से 22 देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। कितने? 26 देश है और उनमें 22 देश क्या यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। 4 वो देश जो शेंगेन के तो सदस्य हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। वो कौन-कौन से? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। आप इसे याद रखेंगे। 4 ऐसे कौन-कौन से देश हैं जो शेंगेन समझौते के सदस्य हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। कौन-कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। अब 5 ऐसे सदस्य देशों की बात करें जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं लेकिन शेंगेन का भाग नहीं है। वो कौन-कौन से? आयरलैंड, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस। तो 5 ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं लेकिन शेंगेन के भाग नहीं है। कौन-कौन से? आयरलैंड, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस। खास बात देखें तो ब्रिटेन भी शेंगेन का भाग नहीं है। ब्रिटेन भी क्या शेंगेन का भाग नहीं है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का भी भाग नहीं है। फिर लिस्बन संधि की बात करें 2009 की, तो इसने हमारे ईयू को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए जो लिस्बन संधि थी, तो लिस्बन संधि ने ईयू को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इसकी कानूनी और प्रशासनिक संरचना का आधुनिकीकरण किया। फिर बात करें ब्रेक्जिट की। ब्रेक्जिट होता है हमारे 2016 के अंदर शुरू होता है, 2020 तक आते-आते पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 2016 से 2020 तक यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पे ईयू से अलग होने वाला पहला प्रमुख देश बना था और इसके बाद सदस्य की संख्या 28 से घटी कितनी? 27 रह गई। अब हम देखेंगे ईयू के संगठन और इसकी संरचना के प्रमुख 7 अंगों के बारे में।
तो यूरोपियन संघ की शासन व्यवस्था, क्या यूरोपियन संघ की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 7 संस्थानों के माध्यम से संचालित होती है। इनमें से अधिकांश के मुख्यालय ईयू की अघोषित राजधानी हमारे ब्रुसेल्स, बेल्जियम, तो वहां पे है। तो बात करें सातों अंगों की, तो एक एक करके इन अंगों के बारे में पढ़ते हैं, जिनके कार्य भी पढ़ेंगे। पहला अंग आता है यूरोपियन परिषद, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ईयू की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था हमारी कौन सी? यूरोपियन परिषद, जो इसे राजनीतिक दिशा प्रदान करती है। जो इसे क्या राजनीतिक दिशा प्रदान करती है, और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के हमारे प्रमुख है। फिर यूरोपियन संघ परिषद की बात करें, जिसका मुख्यालय में हमारा ब्रुसेल्स में, और यह भी एक प्रकार की मंत्रिपरिषद है, जो साझा रक्षा, विदेश नीति और अन्य नीतियों को तैयार करती है। तो क्या कहते हैं? साझा रक्षा, विदेश नीति और अन्य नीतियों को तैयार करती है। यूरोपियन संसद की बात करें, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स या फिर स्ट्रासबर्ग में है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद है। पहली तो हमारी भारत है, दूसरी कौन सी? हमारी यूरोपियन संसद। ये विधि निर्माण और बजट पारित करती है। ये क्या करती है? विधि निर्माण और बजट पारित करने का काम करती है। यूरोपियन आयोग की बात करते हैं, इसका मुख्यालय में हमारे ब्रुसेल्स में। तो ईयू की नौकरशाही कौन? यूरोपियन आयोग क्या? हमारे ईयू की नौकरशाही, जो इसके दैनिक कार्यों का संचालन करती है, जिसके अध्यक्ष कौन? हमारे उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन है इसके अध्यक्ष हमारे किसके? यूरोपियन आयोग के। अगली हमारी पांचवी जो संस्था है या अंग है, वो हमारे ईयू की केंद्रीय बैंक, जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। तो यूरोपियन यूनियन की मौद्रिक नीति का निर्माण और नियमन करने का काम करता है ईयू का केंद्रीय बैंक, जिसका मुख्यालय का फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। छठा अंग आता हमारा यूरोपियन न्यायालय, जिसका मुख्यालय हमारा लग्जमबर्ग में है। तो ईयू की विधियों की व्याख्या करना, मतलब कानून की व्याख्या करना, और सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करने का काम करता है यूरोपियन न्यायालय। यूरोपीय अंकेक्षक मतलब कोर्ट ऑफ ऑडिटर की बात करें, इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में। ईयू के बजट और खर्चों का वित्तीय ऑडिट और निगरानी करने का काम करता कौन? यूरोपियन अंकेक्षक या यूरोपियन ऑडिटर, कोर्ट ऑफ ऑडिटर। अब हम देखें भारत और यूरोपियन संघ के संबंध की बात करें, तो भारत 1960 के दशक में उस समय की ईईसी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। 2004 में यह संबंध हमारे रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गया था। दोनों के बीच विविधता, लोकतंत्र, नियम आधारित व्यवस्था और मानवाधिकारों के साझा मूल्य विद्यमान है। दोनों के बीच क्या हमारे? विविधता, लोकतंत्र, नियम आधारित व्यवस्था और मानवाधिकारों के साझा मूल्य विद्यमान है। अब हम देखेंगे हालिया शिखर सम्मेलनों की मुख्य उपलब्धियां, मतलब हालिया में जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनकी बात करें, तो 16 भारत ईयू ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था जनवरी 2026 के अंदर। यह सम्मेलन हमारा 25 से 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसने दोनों पक्षों के बीच में सहयोग के नए नए दरवाजे खोले थे। बात करें, पहला पॉइंट आता है इसका ऐतिहासिक सम्मान। तो इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के 77वें गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और ये पहला ऐसा अवसर था जब ईयू के शीर्ष नेतृत्व को यह सम्मान दिया गया था। जून 2026 में इटली में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन के अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन नेताओं के साथ नए इन फैसलों की प्रगति की समीक्षा की थी। बात करें शिखर सम्मेलन की, तो शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण देखते हैं। कौन सा है? पहला विश्लेषण का बिंदु आता है मुक्त व्यापार समझौता मतलब एफटीए की ऐतिहासिक सफलता। इस सम्मेलन का सबसे युगांतरकारी परिणाम हमारे भारत ईयू एफटीए वार्ताओं का सफलतापूर्वक पूरा होना है। नेताओं ने इसे क्या सभी व्यापार समझौतों की जननी का मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स करार दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस समझौते पर आधिकारिक रूप से दिसंबर 2026 तक हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, जो हमारा 2-5 महीने में आ जाएगा। इसे हमारे फरवरी मार्च 2027 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हमारे भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक बाधाएं काफी हद तक खत्म हो जाएगी। रणनीतिक एजेंडे की बात करें, जिसे टुवर्ड्स 2030 कहा गया है, तो दोनों पक्षों ने टुवर्ड्स 2030 भारत ईयू संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा नामक एक विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। दोनों पक्षों ने, भारत और ईयू ने। और ये दस्तावेज क्या अगले दशक के लिए दोनों गुटों के बीच सामरिक स्वायत्तता, व्यापार विस्तार और वैश्विक सुरक्षा का खाका खींचता है। बात करें रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की बात करें, तो इतिहास में पहली बार भारत और ईयू ने एक औपचारिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे साइबर सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करना है। हाइब्रिड सैन्य खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच में एक सुरक्षा सूचना समझौता मतलब सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भी बातचीत आरंभ हो गई है। फिर तकनीकी और डिजिटल सहयोग की बात करें,
तो साझेदारी का नवीनीकरण की बात करें तो भारत और ईयू ने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते को कि भारत और ईयू ने क्या किया अपने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते को वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए नवीनीकृत मतलब रिन्यू किया है। हॉरिजन यूरोप की बात करें तो भारत ने यूरोपीय संघ के सबसे बड़े और प्रमुख अनुसंधान नवाचार कार्यक्रम जो हॉरिजन यूरोप है उसमें एक सहयोगी देश मतलब एसोसिएटेड कंट्री के रूप में प्रवेश करने के लिए अपनी प्रारंभिक वार्ता भी शुरू कर दी है। हरित ऊर्जा और पर्यावरण की बात करें ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए या जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये फोर्स स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों के विकास और उनके वाणिज्यिक उपयोग में को गति प्रदान करेगी। जो हमारी ये फोर्स है ये क्या करेगी स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प है उनके विकास और उनके वाणिज्यिक उपयोग को गति प्रदान करेगी। बात करें हमारा अगला पॉइंट इसका तो कौशल विकास और प्रवासन की बात करें मोबिलिटी एंड स्किल की तो भारतीय पेशेवरों और युवाओं के लिए यह सम्मेलन बेहद लाभदायक रहा। पेशेवरों छात्रों कुशल श्रमिकों के पेशेवरों छात्रों कुशल श्रमिकों का प्रवासन मतलब माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए मोबिलिटी पर व्यापक सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। किसके ऊपर मोबिलिटी पर व्यापक सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसी दिशा में भारत में यूरोपियन संघ का एक प्रायोगिक पायलट लीगल गेटवे ऑफिस स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में क्या हमारे यूरोपियन संघ का एक प्रायोगिक मतलब पायलट लीगल गेटवे ऑफिस स्थापित करने की बात की घोषणा की गई जो सीधे तौर पर हमारे कौशल मोबिलिटी और वीजा प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा। तो इस तरह हमारे 6 पॉइंट थे हमारी जो लेटेस्ट में 26 जनवरी से 25 से 27 के बीच में जो हमारी शिखर वार्ता हुई थी उसके 6 पॉइंट थे। अब हम देखेंगे हमारे ईयू और भारत के लाभों के बारे में कि भारत को क्या लाभ है ईयू को क्या लाभ है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के लाभ की तो व्यापार और निवेश की तो ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत ईयू का 9वां सबसे बड़ा भागीदार है। तो यह हमारा एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है कौन ईयू। तकनीक और शिक्षा की बात करें तो हरित ऊर्जा स्मार्ट सिटी तकनीक और इरास्मस प्लस जैसी जो योजनाएं हैं उनसे भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। कहाँ पे ईयू में। अब बात करें यूरोपियन संघ को क्या लाभ है भारत से तो विशाल बाजार और कुशल जनशक्ति मिलती है मतलब 140 करोड़ का भारतीय बाजार यूरोपियन उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। साथ ही हमारे यूरोप की बूढ़ी होती आबादी के लिए भारतीय आईटी पेशेवर और डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। भू राजनीतिक संतुलन की बात करें तो चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए या सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए ईयू भारत का सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। क्या भारत को क्या ईयू क्या है सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। अब बात करें जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसकी बात करें व्यापार समझौते की तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है बीटा की तो व्यापक व्यापार और निवेश समझौते के लिए 2017 से वार्ता जारी है लेकिन इस बहुत सारे मुद्दों पर इसमें असहमति भी है जैसे टैरिफ विवाद। तो ईयू यूरोपियन कारों और शराब पर भारत से आयात शुल्क कम करने की मांग करता रहता है जिसका भारत घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विरोध करता रहता है। किसपे यूरोपियन कार और शराब पर। वीजा सेवाओं की बात करें मोड 4 की तो भारत अपने पेशेवरों के लिए यूरोप में आसान वीजा प्रक्रिया चाहता है। ये लेकिन यूरोपियन देश अपनी सख्त जो आवर्जन नीतियां हैं इनके कारण हिचकिचाते हैं। डेटा सुरक्षा की बात करें तो ईयू क्या भारत को डेटा सुरक्षित देश नहीं मानता जिससे हमारे भारतीय आईटी कंपनियों को काम करने में दिक्कत आती है। गैर टैरिफ बाधाओं की बात करें तो ईयू के सख्त श्रम मानवाधिकार और पर्यावरण मानक जैसे हमारे कार्बन बॉर्डर टैक्स भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए हैं। सरकारी खरीद की बात करें तो हमारे ईयू भारत के सरकारी टेंडरों में हिस्सेदारी चाहता है। ईयू क्या भारत के सरकारी टेंडरों में भी हिस्सेदारी चाहता है जो भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति से टकराता है। तो हमारी ये 5 ऐसी दिक्कतें जो हमारे बीटा मतलब जो व्यापक व्यापार और निवेश समझौते के लिए हमारी बाधाएं हैं। अब हम बात करें ब्रेग्जिट और उसके प्रभाव। ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया उसके क्या प्रभाव पड़े। तो ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की घटना को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। 23 जून 2016 के जनमत संग्रह में 51.9% ब्रितानी जनता ने इसके पक्ष में वोट दिया था। इसके बाद लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बात करें ब्रेग्जिट होने के प्रमुख कारणों की। प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण आता है ईयू के नियमों के कारण ब्रिटेन की संप्रभुता प्रभावित हो रही थी। दूसरा अन्य ईयू देशों से आने वाले प्रवासी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके कारण स्थानीय रोजगार के अवसरों में कमी आ रही थी। तीसरा ईयू के बजट में भारी योगदान के बावजूद ब्रिटेन को इतना फायदा नहीं हो रहा था ईयू से। अब बात करें व्यापक प्रभाव की तो ईयू पर क्या प्रभाव पड़ा। अन्य देशों में भी अलगाव की मांगे उठती है बजट में कमी आई और वैश्विक स्तर पर ईयू का कूटनीतिक प्रभाव घटेगा।
ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में असंतोष के कारण अलगाववादी आंदोलनों का डर बढ़ा। लंदन का वित्तीय केंद्र के रूप में महत्व कम होने लगा और व्यापार के लिए अकेले नए समझौते करने पड़ेंगे किसको? ब्रिटेन को। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? इसकी बात करें तो भारतीय कंपनियों को अब ईयू और ब्रिटेन के साथ अलग-अलग व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे। संरक्षणवाद बढ़ने से क्या निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? या संरक्षणवाद बढ़ने से क्या निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अब बात करें यूरोपियन संघ के सामने कौन-कौन सी दिक्कतें आती है। एक तो आती है हमारी रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब शरणार्थी संगठन और शरणार्थी संकट। तो पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका जिसमें सीरिया, लीबिया जैसे जो देश है, उनसे बड़ी संख्या में यूरोपीय शरणार्थी क्या यूरोप पहुंचे। ईयू के कोटा सिस्टम को कई देशों ने मानने से मना कर दिया। मतलब कोई भी शरणार्थी हमारी यूरोपियन यूनियन के सामने आएंगे तो एक कोटा सिस्टम के तहत क्या सभी देशों को कुछ-कुछ शरणार्थियों को अपने अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन सदस्य देशों ने इसको मानने से मना कर दिया, जिसके बाद तुर्की के साथ समझौता करके शरणार्थियों को वहीं रोक दिया गया आने से। मतलब शरणार्थी यूरोपियन यूनियन में नहीं आएंगे। आर्थिक संकट की बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस की तो अत्यंत कम आर्थिक वृद्धि दर ग्रीस, इटली, स्पेन जैसे देशों की खराब आर्थिक स्थिति ने यूरोजोन को संकट में डाल दिया है और ब्रेक्सिट के बाद बजट में आई कमी इसे और भी गहरा कर देती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में काफी कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।